हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। डाइंग टू बी मी में जो अनीता जी ने कहा है, चलिए आगे वो देख लेते हैं। अगले चैप्टर का नाम है मुक्ति की चाह। हम सब ने जाना कि उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था और अब वो कहती हैं, क्रोध, आशंका, कुंठा, भय और निराशा। सोनी की मौत के बाद मैं इन्हीं सब भावों से जूझ रही थी। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन जैसे मैं अपने ही हालातों के बारे में खुद से ही सवाल पूछती, चुनौती लेती, गुस्सा करती और फिर निराश हो जाती। मुझे केवल अपने बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में भी यही महसूस होता था। मैं ये सोचकर कांप जाती थी कि वे मेरी मौत का सामना कैसे कर पाएंगे। उसके बाद अनीता जी कहती हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए उन्होंने हर तरह की चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल किया। उन्होंने ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप आदि की मदद ली, चीनी औषधीय चिकित्सा का पालन भी किया। लेकिन अंत में वो भारत आ गई आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए। वहाँ कई महीनों तक उन्हें एक ऐसे अद्भुत गुरु का साथ मिला जिन्होंने उन्हें योग सिखाया, कड़ी दिनचर्या का पालन करवाया। वे शाकाहारी आहार के साथ साथ जड़ी बूटियों, उनसे बनी औषधियों का सेवन करती थी और वे उसी दिनचर्या में सूर्योदय व सूर्यास्त के समय किए जाने वाले योग भी करती थी। वो कहती हैं कि वो समय वाकई बहुत अद्भुत था और वो गुरु भी बहुत अद्भुत थे और मुझे लगा जैसे मैं वहाँ ठीक हो रही हूँ और मेरे गुरु को भी ये लगता था कि मैं ठीक हो रही हूँ। मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी और लग रहा था जैसे मेरा कैंसर ठीक हो रहा है। लेकिन जब मैं वापस लौटी हांगकांग तो सबकी तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलने लगी और मेरे अंदर फिर से डर और इस चुनाव पर शंका गहराने लगी। इसीलिए वे कहती हैं कि उनकी सबकी इन बातों का असर मुझ पर इतना गहरा हुआ कि सारे डर और शंका फिर से सिर उठाने लगे। मैं अपना बचाव करते करते मन ही मन इन सभी भावों से दोबारा घिरने लगी। मुझे लगने लगा कि मैंने भारत जाकर सही नहीं किया। वैसे देखा जाए तो यह सब शुरू होने के बाद मुझे अपनी खोई हुई सेहत पाने के लिए दोबारा भारत जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने पारंपरिक चीनी चिकित्सा को इस्तेमाल करना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे इससे भी बदतर हालात तब बने जब मैंने पश्चिमी नेचुरोपैथी की मदद ली, क्योंकि मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। इससे न केवल मेरी दुविधा बढ़ गई बल्कि मेरे भय का भी अंत नहीं हुआ। इसी तरह की पद्धति एक दूसरे को विरोधाभासी लगती हैं। पश्चिमी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में चीनी व दूध से बने उत्पादों को लेने की मनाही होती है। उन्हें ऐसा आहार माना जाता है जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने में सहायक होता है। मैं जिन पद्धतियों का अध्ययन कर रही थी उनके अनुसार चीनी शरीर में रूप बदलने वाली कोशिकाओं को बढ़ावा देती है। वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में दूध से बने उत्पाद लेना ज़रूरी माना जाता है और चीनी व मीठे खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार माना जाता है। इस नियम के अनुसार सभी स्वादेंद्रियों का संतुलन होना आवश्यक है। इस तरह मैं आहार को लेकर इतना तनाव में रहने लगी कि मुझे कुछ भी खाने से डर लगने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, क्योंकि हर चिकित्सा पद्धति अपने ही नियम व सत्यों पर चलती है। वे एक दूसरे की पूरक होने के बजाय एक दूसरे को काटती हैं। इस दुविधा ने मेरे पहले से मौजूद डर को और गंभीर और डरावना बना दिया। जैसे ही डर ने एक बार फिर मुझे अपनी चपेट में लिया, मैं असहाय भाव से अपनी सेहत को लगातार गिरते हुए देख रही थी। मुझे हमेशा अकेले रहना अच्छा लगता था और मैं केवल परिवार के करीबी सदस्यों से ही मेल जोल रखती थी। मुझे ये जानकर भी बहुत दुख हुआ कि मेरे बिरादरी वालों का मानना था कि ये सब मेरे कर्मों का फल है और मैं अपने पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल पा रही हूँ। मैं भी कर्मों पर विश्वास रखती थी, इसीलिए मुझे भी लगता था कि निश्चित रूप से मैंने ऐसा कुछ किया ही होगा जिसके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। ऐसा लगता था जैसे मेरी परीक्षा ली जा रही है। यह सब मुझे और भी मायूस करता चला गया। मैं सोचती थी कि अगर यह मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है तो मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊँ? अब मैं इसे बदलने के लिए क्या कर सकती हूँ? इस तरह की सोच मुझे मेरे हालात को लेकर और भी निराश कर देती। पर इन सब के बावजूद मैंने एक मोर्चा संभाले रखा। मैं हंसती मुस्कुराती रही और न चाहने पर भी छोटी मोटी गप्पाजी करती रहती थी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत अहमियत रखता था कि कोई दूसरा मेरी वजह से परेशान या दुखी ना हो।
मैं नहीं चाहती थी कि वे लोग मेरे कारण असहज महसूस करें, इसीलिए मैं अपने से पहले दूसरों की भावनाओं व इच्छाओं का ध्यान रखने लगी। कई लोग कहते हैं कि मैं इतनी बहादुर हूँ और वे यह बात भी कबूल करते हैं कि मैं कितने साहस के साथ अपने रोग से जूझ रही हूँ। अनेक लोगों का यही मानना था कि मैं कितनी खुश और सकारात्मक दिखाई देती हूँ, जबकि हकीकत यह थी कि मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती थी। वो कहती हैं कि मैं बस एक पिंजरे में बंद होकर रह गई थी, भय और निराशा के पिंजरे में। मैं हर सुबह आशा की एक धुंधली सी किरण के साथ उठती, शायद आज कुछ ऐसा हो कि हालात में बदलाव आ जाए, पर हर शाम उसी तरह ढल जाती थी। दिन छोटे होते जा रहे थे। डैनी मेरी मनोदशा को समझ सकते थे। मैं लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रही थी ताकि शरीर का दूषित रक्त बदला जा सके, अन्य किस्म के इलाज हो सके। क्या आपको लगता है कि इस स्टेज पर मेरी हालत में थोड़ा सुधार हो सकता है? एक दिन जब मेरा दैनिक मुआयना चल रहा था तो मैंने डॉक्टर से ये सवाल किया। उन्होंने अपनी नज़रें दूसरी ओर मोड़ लीं और बोले, मैं एक नर्स को भेजता हूँ, वो आपके कपड़े बदल देंगी। उन्होंने मुझसे जो नहीं कहा, दरअसल उसे वे डैनी से एकांत में कहना चाहते थे। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुझसे परे जाने के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा। उसने मेरे पति की आंखों में देखा और कहा, उनके पास मुश्किल से 3 महीने हैं। हालांकि स्कैन में पता चला है कि ट्यूमर के आकार और संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कैंसर उनके लिम्फेटिक तंत्र में पूरी तरह से फैल रहा है। अब तो कीमोथेरेपी भी बहुत देर हो चुकी है। उनका शरीर इस अवस्था में इलाज के तेज और विषैले प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। वे इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि किसी की तरह का इलाज उन्हें मौत के और निकट लेके जा सकता है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि डैनी ने हिम्मत बनाए रखी और मुझे नहीं बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्या मैं मरने वाली हूँ? उन्होंने कहा, हम सभी एक न एक दिन मरने वाले हैं। ओहो, यह तो मैं जानती हूँ। मेरे कहने का मतलब था, क्या मैं कैंसर के कारण जल्द मरने वाली हूँ? अगर मैं सचमुच मर गई तो मैं खुद आकर तुम्हें वापस ले आऊँगा। उन्होंने कोमल हाथों से मेरे बाल सहलाते हुए कहा। यह डॉक्टर से भेंट होने के 6 माह की बाद की बात है। अब तक मेरे लिए सांस लेना भी एक भारी काम हो गया था और ऑक्सीजन टैंक मेरा पक्का साथी बन गया था। मैं सीधा लेट नहीं सकती थी, मुझे हमेशा अपना सिर ऊंचा रखना पड़ता था। वो कहती हैं कि एक दिन 1 फरवरी 2006 मैं पहले से ज़्यादा सकारात्मक महसूस कर रही थी। दरअसल मैंने अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सामान्य दिनों की तुलना में आसमान कहीं ज़्यादा नीला दिख रहा था और सारा संसार बहुत खूबसूरत लग रहा था। हालांकि मैं हमेशा की तरह अपने ऑक्सीजन टैंक और पहिया कुर्सी के साथ थी। अगर मैं इस दुनिया में ना भी रही तो यह सारा संसार थम तो नहीं जाएगा। मुझे किसी भी विषय में, चीज़ के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं भावनात्मक तौर पर बेहतर महसूस कर रही थी। मुझे याद है कि इतना बेहतर तो मैंने पिछले कुछ सालों में कभी महसूस ही नहीं किया। मेरी पूरी देह में पीड़ा थी, सांस लेना मुश्किल था, इसलिए मुझे बिस्तर पर लेटा दिया गया और नर्स ने मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया। मैंने खुद को एक गहरी नींद के आगोश में पाया। अगली सुबह 2 फरवरी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मेरे चेहरे पर सूजन थी और मेरी हालात देखकर डैनी ने डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे फ़ौरन बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। शायद मैं कैंसर से चल रही अपनी जंग ख़त्म करने जा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।